Very good morning to all. This is Vivek Rawat, faculty of CSE department, and I am teaching you Cyber Law and Ethics Unit 5. आज से हम Unit 5 स्टार्ट कर रहे हैं और the name of Unit 5 is jurisdiction. Jurisdiction means अगर हम इसे हिंदी में समझें तो एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र या क्षेत्र अधिकार। जैसे कि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं साइबर लॉ एंड एथिक्स, तो इसमें लॉ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं और लॉ मीन्स नियम, कोर्ट में जो भी नियम लागू होते हैं वो इसमें हमें डिस्कस करना है। सो व्हाट इज jurisdiction? Jurisdiction can be defined as the limit of a judicial authority or the extent to which a court of law can exercise its authority over suits, cases and appeals. Means जब भी अदालत में जब भी कोई केस फाइल किया जाता है तो उसमें अदालत अपने अधिकारों का उपयोग करती है। अदालत के पास, कोर्ट के पास कई सारे नियम कानून के तहत बहुत सारे रूल होते हैं जो कि वो किसी भी केस में अप्लाई कर सकती है। द रिलेशनल बिहाइंड introducing the concept of jurisdiction in law is that a court should be able to try and decide only in those matters with which it has some connection or which fall within the geographical or political or pecuniary limit of its authority. अब किसी भी कोर्ट में जब केस होता है तो कोर्ट के पास कुछ अथॉरिटी होती हैं जिसको वो उस केस पे लगा सकता है और हर एक कोर्ट का एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकली एक एरिया होता है जो कि उस एरिया में ही वो अपने डिसीजंस को अप्लाई कर सकता है। उस एरिया के बाहर वो अपने डिसीजंस को अप्लाई नहीं कर सकता है। अब ये जब भी कोई केस होता है और उस केस में कई सारे नियम कानून लागू होते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोर्ट के पास नियम ही नहीं होते हैं कि वो नियम को किसी केस पे अप्लाई कर पाए। कई बार ऐसे केसेस उलझते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है कि 1921 में एक केस हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट में दो पर्सन के बीच में, और जब उनके बीच में केस हुआ, जब वहाँ 1921 में कुछ उस केस के बीच में कुछ उलझन हुई तो उन्हें कुछ नए नियम बनाना पड़े। तो जैसे कि हम लोग इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग में कई सारी रिसर्च होती रहती हैं, कई सारी नई नई लैंग्वेजेस डेवलप होती रहती हैं, वैसे ही जो लॉ की फील्ड है उसमें भी रिसर्च होती रहती है और नए नए कानून बनाए जाते हैं, संविधान उन कानून को लागू करता है। तो यहाँ पर 1921 में जो केस हुआ था उस केस से यहाँ कई सारे नियम अप्लाई हुए और उनमें से कुछ नियम हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। The power to hear and determine issue of law and fact. तो ये पहला नियम है कि अदालत के पास उस केस को सुनने की, उसको समझने की और उसमें कोई उसके फैक्ट्स को जानने की और अपना डिसीजन उन पे अप्लाई करने के लिए इनके पास अथॉरिटी है। सेकंड इज द अथॉरिटी बाय विच 3 जुडिशियल ऑफिसर्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ एंड डिसाइड कॉज। अब यहाँ पर एक दूसरा नियम आया कि भाई 3 जज की एक टीम होगी, जज ऑफिसर्स होंगे जो कि मिलके इसमें डिसीजन को डिसाइड करेंगे। थर्ड इज द अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड अ लीगल कंट्रोवर्सी एंड फोर्थ इज द पावर टू हियर एंड डिटरमाइन द सब्जेक्ट मैटर in controversy between parties to a suit and to decide or exercise any judicial power over them। तो एक नया नियम ये आया कि दो पार्टीज के बीच में जो कि केस चल रहा है वो एक दूसरे के ऊपर और भी केसेस लगा सकती हैं कि नहीं। अगर वो केस लगा सकती हैं
तो ये चीज़ उन्हें कोर्ट बताएगा, डिसाइड करेगा कि हाँ अगर आप इनके ऊपर ऐसा केस लगाते हैं तो उसके ऊपर आगे हियरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज द पावर टू हियर, डिटरमाइन एंड प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द इशू बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट इज द पावर और अथॉरिटी विच इज conferred upon a court by the legislature to hear and determine cause between parties and to carry the judgment into effect। इन दोनों पॉइंट से ये है कि जब भी कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी डिसीजन पार्टीज को देगा, तो वो उनके ऊपर तुरंत उसी दिन से अप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा अगर उनसे कोई फाइन या फीस लेना हो तो वो भी वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। लास्ट इज द पावर टू इंक्वायर इनटू द फैक्ट, टू अप्लाई द लॉ, टू प्रोनाउंस द जजमेंट एंड टू कैरी इट इनटू एग्जीक्यूशन। कितने टाइम में इसको एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम के लिए इसको एग्जीक्यूट करना है, ये भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है। तो ये सारी चीजें 1921 में डिसाइड हुई जब ये कलकत्ता हाई कोर्ट में ये केस हुआ। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी केस होता है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जाता है, स्टेप होता है, एक चेन है कि कोर्ट हाई कोर्ट में जाने से पहले कोई भी केस उसके लोअर कोर्ट में जरूर जाता है, और लोअर कोर्ट में अगर डिसीजन पेंडिंग होता है या डिसीजन से हम सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर हम हायर कोर्ट में जाना ठीक समझते हैं। तो यहाँ पर ये नियम है, इसके टोटल 7 पॉइंट्स हैं और इसको याद कर लें आप अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र के टाइप। तो यहाँ पर मेनली 5 टाइप से ज्यूरिसडिक्शन के टाइप हैं। In India, there are mainly 5 types of jurisdiction which can be classified as follows। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट मीन्स विषय, मैटर मीन्स हिंदी में अगर इसको हम समझे तो विषय वस्तु क्षेत्राधिकार। इट कैन बी डिफाइंड एज द अथॉरिटी वेस्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू ट्राई एंड हेयर केसेस of a particular type and pertaining to a particular subject matter। For example, District Forum established under the Consumer Protection Act 1986 have jurisdiction over only consumer related cases। It cannot try criminal cases। तो समझ में आ रहा है हमको यहाँ पर कि सब्जेक्ट मैटर मीन्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का केस ही उस कोर्ट में सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में बताया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर रिलेटेड केसेस को ही सॉल्व किया जाएगा, वहाँ कोई भी क्रिमिनल केस सॉल्व नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं वहाँ पर क्रिमिनल से रिलेटेड केसेस को सॉल्व किया जाएगा, कंज्यूमर से रिलेटेड कोई केस वहाँ पर सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो सब्जेक्ट मैटर मीन्स विषय वस्तु ज्यूरिसडिक्शन एक क्षेत्राधिकार है, एक एरिया है जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही केस सॉल्व किया जाएगा। तो ये पहला टाइप है। नेक्स्ट इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल मीन्स न्यायिक क्षेत्राधिकार। न्यायिक क्षेत्राधिकार इसका हिंदी मीनिंग है। टेरिटोरियल मीन्स टेरिटरी जो होती है, टेरिटरी मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें उस एरिया में अगर कोई इशू होता है तो उसके केसेस पर्टिकुलरली उस एरिया के कोर्ट में ही सॉल्व किए जाएंगे। अंडर दिस टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कोर्ट अथॉरिटी आर क्लियरली delineated and specified। It cannot exercise authority beyond that territorial geographical limit। For example, in a certain offence is committed in Madhya Pradesh, only the court of law within the boundaries of Madhya Pradesh can try and decide upon the same unless otherwise provide for it a particular piece of legislation। Means
यहाँ पर सबसे पहले टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में एक कोर्ट की जियोग्राफिकली एंड एक टेरिटरी बना दी गई कि इस टेरिटरी में जो भी केसेस होंगे वो पर्टिकुलर इस कोर्ट में आएंगे। अब एग्जांपल के लिए जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश में अगर कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसके केसेस को एमपी के कोर्ट ही सॉल्व कर पाएंगे। उस केस को यूपी का कोर्ट या महाराष्ट्र का कोर्ट सॉल्व नहीं करेगा। जिस एरिया में क्राइम हुआ है पर्टिकुलरली उसी एरिया में केस होगा और उसी एरिया की कोर्ट भी उसको सॉल्व करेगी। सेम कंडीशन है जैसे कि पुलिस का भी एरिया होता है, हर एक थाने का एरिया होता है, वैसे ही कोर्ट का भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकली एक एरिया होता है। नेक्स्ट इज पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी का मीन्स है रिलेटेड टू मनी, धन से संबंधित। पेक्यूनरी मीन्स रिलेटेड टू मनी। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ट्राई टू एड्रेस वेदर अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन ट्राई केसेस एंड सूट्स ऑफ monetary value amount of these cases or suit in question. For example, consumer court have different pecuniary jurisdiction. A district forum can try cases of value up to 20 lakh rupees only. तो pecuniary में पैसे से रिलेटेड यहाँ पर जो भी केसेस होते हैं, जैसे किसी ने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर एक केस किया और उस पर कुछ अमाउंट के लिए उसने केस किया कि भाई इसकी वजह से मेरा इतना इतना नुकसान हुआ है और अब मुझे इसके एवज में इतने लाख रुपए चाहिए है। तो ऐसे केसेस को पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में जाते हैं। जो भी धन से संबंधित, पैसे से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो इस टाइप के कोर्ट में आकर सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनली जो क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनली जो कोर्ट में जो काम होता है वो आएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। दैट इज दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इट रेफर्स टू द अथॉरिटी of a court to take cognizance of cases which can be tried to adjudicated or decided upon in those court in the first instance itself. सबसे पहले ये ऐसा चाहते हैं कि जो भी केस इनके पास आया है वो यहीं के यहीं सॉल्व हो जाए, किसी दूसरे कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन एक और टाइप है क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन का। इन द सेंस दैट इज केस ऑफ द लेटर द कोर्ट rehear and review an already decided matter, whereas in case of the former the cases are tried for the very first time. तो यहाँ पर जैसे कोई केस है जिसमें पार्टीज सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, वो उस केस को दोबारा लड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए वो उन केसेस को अपने से हायर कोर्ट में अप्लाई करेंगे और फिर वहाँ पर फिर से उस केस को लड़ा जाएगा। लेकिन इसलिए लड़ा जाएगा वो दोबारा से कि उसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत उनको चाहिए होगा। अगर कोई केस वहाँ फर्स्ट टाइम आया है तो भी ये चाहा जाएगा कि इसका रिजल्ट तुरंत उसी टाइम मिल जाए, और अगर कोई दूसरी बार में आया है तो भी वो ये चाहेंगे कि उस केस का रिजल्ट तुरंत वहाँ पर उनको मिले। For example, the High Court of Allahabad has original jurisdiction with respect to matrimonial, testamentary, probate and company matters. जैसे कि इलाहाबाद का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पर 4 टाइप के जो केसेस होते हैं, मैट्रिमोनियल, टेस्टिमेंट्री, प्रोबेट एंड कंपनी मैटर्स, ये सारे के सारे वहाँ जो भी केसेस जाते हैं वहाँ से उनको फाइनल रिजल्ट मिल ही जाता है। Last one is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction means अप्लाई करना, अपीली, हिंदी में अगर हम इसे कहें अपीली क्षेत्राधिकार। इट रेफर टू द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू रीहेयर और रिव्यू अ केस दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ लोअर कोर्ट। किसी लोअर कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
या उससे ऊपर के लेवल पे किसी कोर्ट ने एक रिजल्ट दे दिया है लेकिन पार्टी उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, देन वो पार्टी उस केस को हायर कोर्ट में अप्लाई कर सकती है. एपलेट ज्यूरिसडिक्शन इज जनरली वेस्टेड इन हायर कोर्ट इन इंडिया. बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह ये अपने केस को अप्लाई कर सकती है. हैव एपलेट ज्यूरिसडिक्शन टू हेयर मैटर्स विच आर ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ अपील बिफोर देम. दे कैन आइदर overrule the judgment of the lower court or uphold it. At times they can also modify the sentence. तो ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है ये उस केस के रिजल्ट को उसके प्रूफ के हिसाब से उस केस का रिजल्ट चेंज भी कर सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसमें सजा हो रही है तो उस सजा का टाइम कम भी कर सकते हैं और उस सजा का टाइम बढ़ा भी सकते हैं, उनको जैसा भी प्रूफ दिया जाएगा. तो ये हमारे 5 टाइप हैं, टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. तो ये 5 टाइप के हैं: सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, ओरिजिनल एंड एपलेट. इसके अलावा 4 और भी टाइप होते हैं. सम ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इंक्लूड कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन, अ सिचुएशन इन विच मोर देन वन कोर्ट ऑफ लॉ हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई सर्टेन मैटर्स. समटाइम्स दिस टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज कोऑर्डिनेट ज्यूरिसडिक्शन. अब कॉनकरेंट का अगर हिंदी मीनिंग हम समझे, मैं हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में कई बार हिंदी लैंग्वेज में भी सुनवाई होती है और जो वर्ड्स हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आते या नहीं पकड़ में आते वो कभी कभी हिंदी में समझ में आते. तो यहाँ पर कॉनकरेंट मीन्स समवर्ती क्षेत्राधिकार. एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ केस एक से अधिक कोर्ट में आते हैं, इन्हें समवर्ती क्षेत्राधिकार कहा जाता है. और इसका एक नाम और है जो कि है कोऑर्डिनेट मीन्स समन्वित. तो एक ही केस एक या एक से अधिक कोर्ट में जाया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन. एडमिरलिटी मतलब व्यापार और ज्यूरिसडिक्शन pertaining to mercantile and maritime law and cases. मीन्स जो भी समुद्र में जो भी व्यापार होता है वहाँ पर अगर कोई ऑफेंस होता है, कोई केस होता है, तो वहाँ पर एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन की जो कोर्ट होती हैं वहाँ पर ये केसेस लगाए जाते हैं. नेक्स्ट इज प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन. प्रोबेट मतलब न्यायिक क्षेत्राधिकार. प्रोबेट मतलब न्यायिक, न्यायालय से आया है न्यायिक. मैटर कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन स्टेट बिलोंगिंग टू अ डेड पर्सन एंड इट्स गार्डियनशिप कम अंडर प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन. जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उस व्यक्ति की कुछ प्रॉपर्टी है, कोई शॉप है, कोई कंपनी है, तो उस केस में वो प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन में वो केस जाएगा कि अब उसकी संपत्ति का मालिक कौन होगा. अगर उसकी एक कंपनी है, उस कंपनी के 4 पार्टनर हैं, एक की मृत्यु हो गई है, तो बाकी के 3 पार्टनर में किसको उस कंपनी का ऑनरशिप ज़्यादा मिलेगा. तो ये सारे चीज़ें प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन में जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल केसेस इन्वॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन ऑफ द विल आ deceded person. And last one is summary jurisdiction. summary मतलब किसी भी चीज की समरी बनाना, हिंदी में कहेंगे तो सारांश क्षेत्राधिकार. summary jurisdiction. It refers to the authority of a court to try matter in accordance with the summary procedure. Such cases take form of summary ट्रायल इन ऑर्डर टू स्पीडली रिजॉल्व अ डिस्प्यूट. जब भी किसी केस को जल्दी से सॉल्व करना होता है तो उसकी
समरी, तो छोटे छोटे केसेस की समरी तुरंत बना दी जाती है और उस समरी के हिसाब से दो पार्टीज के बीच में जो भी केस है उस समरी के हिसाब से उसका रिजल्ट तुरंत डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस टाइप के केसेस में। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार, और वी आर इंजीनियर्स, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें ये समझ आ रहा है कि ये कुछ नियम है लेकिन हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो हम भी इन ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में ही आते हैं। अगर आप किसी समंदर में हैं, मर्चेंट नेवी में हैं, वहाँ आपसे साइबर के थ्रू कोई ऑफेंस हुआ है या आपका किसी ने डेटा थेफ्ट कर लिया है, तो वहाँ भी केसेस होते हैं और उन केसेस में इन अदालतों का यूज़ होता है, इन कोर्ट का यूज़ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी लोगों के लिए, फॉर एवरी पर्सन वेरी यूज़फुल, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हैं सभी के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे और क्वेश्चन इसमें इस पर्टिकुलरली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, पीपीटी में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।